तो देखिए ट्रांसफार्मर का एक क्वेश्चन आपके यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर आता है। कहा जाता है कि एक ट्रांसफार्मर है, उसके प्राइमरी में सेकेंडरी में कुछ टर्न्स दिए हैं, उसको देखकर आपको कुछ चीज़ें बतानी रहती हैं, जैसे प्राइमरी की करंट, सेकेंडरी करंट, आउटपुट वोल्टेज, ये सब बताना रहता है। तो देखिए क्या क्या यहाँ दिया है, क्वेश्चन है ये ट्रांसफार्मर का मैंने सिंबल बनाया है, सांकेतिक डायग्राम है ये। तो प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स है 1100, सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स है 110। प्राइमरी का वोल्टेज जो आपने यहाँ इनपुट लगाया है वो 220 वोल्ट है। तो पहली चीज ये कि आपको सेकेंडरी का यानी आउटपुट वोल्टेज बताना है। उसके बाद आपको ये जो आउटपुट सर्किट है यानी सेकेंडरी कॉइल वाला, इसका रेजिस्टेंस दिया है 220 ओम। तो आपको इसका वोल्टेज बताना है, आपको इसकी करंट बतानी है, और आपको ये भी बताना है कि प्राइमरी की करंट आईपी कितनी होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए प्राइमरी का नंबर ऑफ टर्न्स आपको दिया है 1100 और सेकेंडरी का 110, यानी नंबर ऑफ टर्न्स कम हो गए। तो अगर आपसे पूछ ले कि कौन सा ट्रांसफार्मर है, तो अगर नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी में कम हो प्राइमरी में ज्यादा हो, यानी पहले ज्यादा बाद में कम, तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। दूसरी बात, नंबर ऑफ टर्न्स का जो रेशियो होता है वो सेम रेशियो आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए वोल्टेज का भी होता है। तो वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी डिवाइडेड बाई वोल्टेज अक्रॉस प्राइमरी इज इक्वल टू, अब सेकेंडरी के साथ सेकेंडरी चलेगा, नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी। तो सेकेंडरी का वोल्टेज कितना है आपको बताना है, Vs। प्राइमरी का वोल्टेज कितना है, देखिए आपको दिया है 220, आपने यहाँ लिखा 220 इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कितना है 110, प्राइमरी का कितना है 1100। तो अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, 11 से 11 कट गया, 1/10 आया। और Vs जब सॉल्व करेंगे तो 220 यहाँ जाएगा, Vs इक्वल टू 220/10 यानी 22 वोल्ट। देखिए इसको आप डायरेक्ट बता सकते थे, मैंने सॉल्व किया। जैसे देखिए ये पहले 1100 था, बाद में 10 गुना कम हो गया, 110 हो गया। इसको 10 से डिवाइड करिए, एक जीरो कट जाएगा, ये 110 आएगा। तो अगर नंबर ऑफ टर्न्स 10 गुना कम हुआ है तो वोल्टेज भी 10 गुना कम होगा। 220 को 10 से डिवाइड करिए, एक जीरो कट जाएगा और 22 बचेगा। तो वही आंसर आया। फिलहाल सेकेंडरी का आपका वोल्टेज आ गया यहाँ का। अब V इक्वल टू होता है IR, तो सेकेंडरी का वोल्टेज बराबर सेकेंडरी की करंट इंटू इसका रेजिस्टेंस। अब इसका रेजिस्टेंस आपको दिया है 220 और सेकेंडरी का वोल्टेज आपका आया है 22, तो 22 इज इक्वल टू IS इंटू इसका रेजिस्टेंस 220। तो IS सॉल्व करेंगे सेकेंडरी की करंट, तो ये आएगा 22/220। 22 से 22 कट गया, 1/10 यानी 0.1 एम्पियर। तो अब देखिए सेकेंडरी की जो करंट आई है वो 0.1 एम्पियर आई। अब कहानी ये है कि जो नंबर ऑफ टर्न्स जिस रेशियो में चेंज होता है, करंट उसके अपोजिट रेशियो में चेंज होती है। यानी जिसे आपने यहाँ लिखा Vs/Vp इज इक्वल टू Ns/Np। तो अगर आप Ns/Np को करंट में लिखना चाहें तो इसी का रिवर्स हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा Ip/Is। अब Ns/Np तो आपने सॉल्व किया है इसको, Ns/Np तो ये आया है 1/10। तो इसकी जगह आपने लिख लिया कितना, Ns/Np की जगह आपने पहले सॉल्व किया था अभी, तो ये आया था 1/10। और Ip आपको प्राइमरी करंट बतानी है अपॉन Is कितना है 0.1। तो Ip यहाँ से सॉल्व करेंगे, 0.1 यहाँ जाएगा डिवाइडेड बाई 10 यानी 0.01 एम्पियर। ये आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ सवाल था। एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर ट्रांसफार्मर आइडियल है, अगर आइडियल ट्रांसफार्मर है तो जो इसकी इनपुट पावर आती है वही इसकी आउटपुट पावर आती है। तो अगर आपको कभी भी ये भ्रम हो, कंफ्यूजन हो कि यार मेरा आंसर सही है कि नहीं, तो आप क्या कीजिए, जो प्राइमरी का वोल्टेज है और जो प्राइमरी की करंट है इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो अगर आप देखिए
क्योंकि P इक्वल टू VI होता है। तो वोल्टेज है 220, करंट है 0.01, इसको मल्टीप्लाई करिए इसमें, तो आपका आंसर आएगा, इसमें एक तरह से 100 से डिवाइड हो जाएगा 2.2। ऐसे ही यहाँ का जो वोल्टेज था, यहाँ का वोल्टेज था कितना, वोल्टेज था 22, और यहाँ की करंट कितनी आई थी, करंट आई थी 1/10, इसको पूरा करिए तो 22/10 करेंगे तो ये भी 2.2 आएगा। मतलब पावर इस सर्किट में जो पावर है वो कांस्टेंट रहती है। तो चाहे आप उसको इनपुट से सॉल्व करिए चाहे आउटपुट से, वो दोनों बार सेम आएगी और 2.2 वाट आ रही है। इससे आप अपना आंसर चेक कर सकते हैं। हाँ, लेकिन शर्त ये है ट्रांसफार्मर आइडियल हो। अगर आइडियल नहीं होगा, क्योंकि आइडियल नॉर्मली नहीं होता है, देखिए ट्रांसफार्मर में आपने पढ़ा होगा बहुत सारे लॉसेस होते हैं। जैसे ट्रांसफार्मर में कुछ इंपॉर्टेंट लॉस मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या क्या होते हैं। ट्रांसफार्मर में एक सबसे बड़ा लॉस होता है जिसे बोलते हैं कॉपर लॉस। पहला है कॉपर लॉस, दूसरा है एडी करंट लॉस, तीसरा है हमिंग लॉस, चौथा है हिस्टेरिसिस लॉस, चौथा है हिस्टेरिसिस लॉस, और पांचवा है आपका फ्लक्स लीकेज। तो टोटल 5 हैं, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। कॉपर लॉस, एडी करंट लॉस, हमिंग लॉस, हिस्टेरिसिस लॉस, फ्लक्स लीकेज। कॉपर लॉस का मतलब है ये जो वायर बने हुए हैं ये कॉपर के हैं, तो जब इसमें करंट फ्लो करती है तो इसमें I² R का हीट लॉस पर सेकेंड होता है, ये यानी हीट लॉस है। एडी करंट क्या होता है, ये जो पूरी ये सीट है इसके वॉल्यूम में एक क्लोज लूप के फॉर्म में इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो जाती है, इस करंट की वजह से हीट लॉस होता है। इसी से बचने के लिए इसको आप लैमिनेटेड लेते हैं। तो ये जो आपका एडी करंट है वो हीट लॉस ही है एक तरह से। उसके बाद हमिंग लॉस, देखिए ट्रांसफार्मर में कुछ साउंड क्रिएट होती रहती है ड्यू टू रोटेशन ऑफ डोमेन्स, तो वो आवाज जो है साउंड एनर्जी ही तो है, तो इसकी एनर्जी का लॉस साउंड के रूप में भी होता रहता है। हिस्टेरिसिस लॉस क्या होता है, एक बार सॉफ्ट आयरन का कोर है, इसके डोमेन मैग्नेटाइज होंगे, एक बार डीमैग्नेटाइज होंगे, तो उनमें हीट लॉस होता है। और उसके बाद एक फ्लक्स लीकेज है, जितना प्राइमरी का फ्लक्स है ये पूरा जाकर सेकेंडरी से लिंक नहीं हो पाता, क्योंकि इनके बीच में कुछ दूरी है, कुछ फ्लक्स लॉस एयर में ट्रांसमिट हो जाता है। तो कुल मिला के 5 लॉस है, इसको आपको याद रखने हैं, क्योंकि अक्सर वो पूछता है कि ट्रांसफार्मर की थ्योरी या न्यूमेरिकल, तो उसमें ये भी पूछता है व्हाट आर द लॉसेस इन ए ट्रांसफार्मर, तो अक्सर ये लॉस पूछे जाते हैं, इसको आप याद रखिएगा। 5 लॉस है मेनली।